5 साल पहले जो चुनाव में लड़ा बहुत कम अंतर से हारा और दिल्ली का डिप्टी सीएम शिक्षा मंत्री जो शिक्षा का मसीहा बोलते थे और वो लगभग हारते हारते बचा। आज दिल्ली में गंदा पानी नहीं मिल रहा लोगों को। 40% घरों में अगर पानी आता है, पहले पानी नहीं आता तो गंदा आता है। सबसे पहले गंदा पानी साफ करेंगे, सीवर साफ करेंगे और अच्छे पार्क करेंगे। यहाँ पर जो गलियाँ हैं वहाँ आपने देखा होगा गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, गलियों को ही पार्किंग बना दिया गया है। बारिश होती है, जल भराव हो जाता है जगह जगह पर। पार्क इस एरिया में बहुत कम है जिस हिसाब से यहाँ जनसंख्या है लोगों की। ये जो कुछ चीज़ें हैं उनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? ये तो सिसोदिया जी शराब के ठेके खोल के गए, 34 शराब के ठेके पटपड़गंज में खोल के गए। कोई नया स्कूल बनाया नहीं इन्होंने 5 साल में, कोई नया कॉलेज नहीं बनाया, पर पटपड़गंज वासियों को 34 शराब के ठेके खोल गए। नेता आते हैं, बयानबाजी करते हैं और चले जाते हैं, तो आप पर कैसे भरोसा किया? हम इसलिए लगे हमने नमस्कार, मैं हूं मीना प्रजापति और डीएनए के दिल्ली पॉलिटिकल लीग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हैं पटपड़गंज विधानसभा में और यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं रविंदर सिंह नेगी। तो आज हम उनसे मिलने जा रहे हैं रविंदर सिंह नेगी जी से और जानते हैं कि पटपड़गंज की जनता के लिए इस बार वे क्या कुछ खास करने जा रहे हैं। तो रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डीएनए के दिल्ली पॉलिटिकल लीग में। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि पिछले 3 बार यहाँ सिसोदिया जी जो थे वो यहाँ के मतलब जीत चुके हैं। यहाँ से 3 बार जीतने के बाद उनको इस बार जंगपुरा जाना पड़ा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि पटपड़गंज की जो जनता है वो क्या कुछ खास देख रही है आप में? क्या खास उनके लिए आप करने जा रहे हैं? मैं 2020 में चुनाव हारा और हारने के बाद 5 साल लगातार क्षेत्र की जनता के सुख और दुख में रहा और जनता की जो मुद्दे उठाए। जनता जो आज गंदे पानी से बेहाल है, सीवर से बेहाल है, इन मुद्दों को लेकर बार बार कैंप कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और आवाज़ उठाई और 5 साल संघर्ष किया। और 5 साल पहले जो चुनाव में लड़ा बहुत कम अंतर से हारा और दिल्ली का डिप्टी सीएम शिक्षा मंत्री जो शिक्षा का मसीहा बोलते थे और वो लगभग हारते हारते बचा। तो मुझे लग रहा है कि वो जो जीत तो गए थे पर उनका इस बार हारना तय था, इसलिए उन्होंने सीट छोड़ी और सीट छोड़ के वो चले गए, भगोड़ा घोषित हो गए। बाकी मैं जनता के बीच में रहता हूँ, जनता का स्थानीय प्रत्याशी हूँ, जनता के दुख सुख में खड़े रहता हूँ। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ जनता मुझे बहुत स्नेह दे रही है, प्यार दे रही है। जनता को लग रहा है ये हमारी गली का बेटा है, किसी को लग रहा है हमारा भाई है, क्योंकि इन्हीं गलियों में मैं पैदा हुआ हूँ, इन्हीं गलियों में खेला हूँ। तो एक स्थानीय उम्मीदवार को लोग पसंद कर रहे हैं। तो सर, क्या मुद्दे, जैसे आपने जो अभी कुछ मुद्दे हमें गिनाए हैं, उसके लिए क्या रोड मैप होने वाला है अगले 5 सालों में? सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ गंदे पानी की। आज दिल्ली में गंदा पानी नहीं मिल रहा लोगों को। 40% घरों में अगर पानी आता है, पहले पानी नहीं आता तो गंदा आता है। तो उस मूलभूत चीज़ पानी में हम काम करेंगे। हमारा मिशन, मोदी जी का मिशन है हर घर नल। जैसे हम लोग उन्होंने पहाड़ों में भी पानी पहुँचा दिया, केदारनाथ बद्रीनाथ में कहाँ कहाँ पानी चले गया। पर दिल्ली का दुर्भाग्य है कि दिल्ली में आज तक पानी लोगों को साफ नहीं मिल रहा। तो उसमें काम करेंगे। जो सीवर ओवरफ्लो है, सारे जो पाइपलाइन बहुत पुरानी डली हुई है उन पाइपलाइन को चेंज करेंगे, सीवर की नई व्यवस्था करेंगे, लोगों को राहत मिले। जो सड़कें बदहाल हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, पार्कों की बदहालत है, उनमें काम करेंगे। इसके अलावा सर, मैं देखती हूँ इस एरिया में, क्योंकि जब से थोड़ी बहुत समझ हुई है तो इस एरिया को मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा है। यहाँ पर जो गलियाँ हैं वहाँ आपने देखा होगा गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, गलियों को ही पार्किंग बना दिया गया है। मतलब अतिक्रमण की जो व्यवस्था है वो एक पुरानी प्रॉब्लम है। यहाँ पे बारिश होती है, जल भराव हो जाता है जगह जगह पर। पार्क इस एरिया में बहुत कम है जिस हिसाब से यहाँ जनसंख्या है लोगों की। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं उनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? इंक्रोचमेंट बहुत बड़ी दिक्कत है। 12 सालों में जो इंक्रोचमेंट दिल्ली में हुई है, रिकॉर्ड तोड़ हुई है, उनमें काम करा जाएगा, उनको सिस्टम से करा जाएगा। गाड़ियों के लिए मल्टी पार्किंग की व्यवस्था करी जाएगी, पार्किंग बनाई जाएगी, एक मल्टी पार्किंग। लोगों के लिए कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा, लोग पार्किंग आराम से पार्किंग में लगाएं। तो इस तरह की व्यवस्था दुरुस्त करनी पड़ेगी। पार्कों की जो बदहालत है उन पार्कों में सौंदर्यीकरण करा जाएगा, झूले लगाए जाएंगे और एक अच्छा माहौल दिया जाएगा कि लोग पार्कों में जाएं तो आराम से उनको अच्छा लगे।
इसके अलावा सर हमने देखा है कि आपने अगर ये आप सब्ज़ी मंडी वाला जो एरिया है पीछे, वहाँ बहुत भीड़ रहती है, गाड़ियाँ बहुत आती हैं, शाम के वक्त में तो लोगों को सब्ज़ी लेना भी मुश्किल हो जाता है। दूसरा वहाँ पर आपने देखा होगा शराब की दुकानें, जो पहले नहीं थी अब वो खुल गई हैं, तो अब जो लोग घरों में रहते हैं उनके घरों के आसपास इस तरह की दुकानें खुलना, उसको आप क्या क्या रोड मैप है ये उसका? तो सिसोदिया जी शराब के ठेके खोल के गए, 34 शराब के ठेके पिपड़गंज में खोल के गए। कोई नया स्कूल बनाया नहीं इन्होंने 5 साल में, कोई नया कॉलेज नहीं बनाया, पर पिपड़गंज वासियों को 34 शराब के ठेके खोल गए। मैंने आइडेंटिफाई कर लिए जो जो ठेके कॉलोनी के अंदर हैं। जैसे ही हम विधायक बनते हैं तो उन ठेकों को तुरंत सील करवाने की पूरी कार्रवाई करूँगा मैं। वो सब्जी मंडी के पास श्रीराम चौक के पास एक ठेका है, हॉस्पिटल के बगल में अपेक्स, और एक ASN स्कूल के आगे प्रताप नगर में ठेका है, उसको बंद कराएंगे। एक पांडव नगर में ठेका है कोने में, जो बिल्कुल रिहायशी में पड़ रहे हैं, इनको मैं सील कराऊंगा। एक सर लोगों का डर ये भी रहता है कि नेता आते हैं, बयानबाजी करते हैं और चले जाते हैं, तो आप पर कैसे भरोसा किया जाए? नहीं, भरोसा मेरे पे इसलिए करा जाए क्योंकि मैं 2 साल से काउंसलर हूँ, और काउंसलर रहते हुए मैंने ऐतिहासिक काम किए। मेरी वार्ड में आप लोगों से पूछ सकते हैं, पार्कों में जो अवैध नशा होता था, जो शाम के टाइम वहाँ पे मजमा लगता था, वो हमने सब बंद कर दिया। सब जो भी असामाजिक लोग थे उनको जेल भेज दिया। पार्क आप जा सकते हैं, पार्कों में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त है, पार्क अच्छे हैं, बहन बेटियाँ आराम से घूम सकती हैं, सारे पार्क सुंदर हो रहे हैं, काम चल रहा है पार्कों में। तो हमने करके दिखाया, जितने अंधेरे पॉइंट थे गलियों में उनमें उजाला करा, और जहाँ अंधेरे पॉइंट में रात होती नशा होता था उनको बंद कराया। तो हमने काम किए, इसलिए लोग हम मुझे पसंद कर रहे हैं। बाकी मेरा पहला कारण है ऐसा है निगम पार्षद का, जो सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जनता के लिए खुलता है। नहीं तो निगम पार्षद के कार्यालय 1 या 2 घंटे खुलते हैं, 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, मतलब 10-12 घंटे करीब हम जनता की सुनते हैं समस्या। तो इसलिए जनता मुझे पसंद कर रही है। जी, और सर अगर आप जीतते हैं तो आपकी 3 प्राथमिकताएं क्या होंगी? सबसे पहले गंदा पानी साफ करेंगे, सीवर साफ करेंगे, और अच्छे पार्क देंगे। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए कौन-कौन से विशेष प्रोग्राम लागू करने जा रहे हैं? भाई, युवाओं को 50,000 नौकरी देने का वादा हमारी सरकार ने किया है, जो मैनिफेस्टो आया है, और महिलाओं के लिए 2500 रुपये सम्मान निधि हमने कही है, और 21,000 रुपये गर्भवती महिलाओं को देने की बात हमारी मैनिफेस्टो में आई है। साल में 2 सिलेंडर होली दिवाली हम मुफ्त देंगे, और बहनों को 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। बुजुर्गों के लिए हमने 70 साल के बुजुर्गों के लिए 10 लाख रुपए का उनके लिए मेडिकल बीमा कवर होगा, OPD फ्री होगी, और युवाओं को 15,000 रुपये दिए जाएंगे सरकारी नौकरी तैयारी करने के लिए। अच्छा। और जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं उनको 1,000 रुपये प्रति माह भी दिया जाएगा अलग से। और बुजुर्गों की पेंशन खोली जाएगी, दिल्ली में राशन कार्ड खोले जाएंगे, और बिजली पानी जो 200 यूनिट है वो 300 यूनिट, और पानी 40,000 लीटर ये देंगे, और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। सर आपको नहीं लगता कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में जितनी चीज़ें इस बार हैं, बहुत कुछ फ्री वाली चीज़ें हैं, तो कभी कहा गया था कि फ्री की रेवड़ियाँ हम नहीं देंगे, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि अगर आपकी भी पार्टी वही काम कर रही है तो आप बाकियों से कैसे अलग हुए? नहीं, अलग हम इसलिए अलग हैं, हम मध्य प्रदेश में दे रहे हैं महिला सम्मान निधि पिछले 10 साल से, वो हमने दिल्ली में भी लागू कर दी। हम मध्य प्रदेश में आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, वो हमने दिल्ली में भी आयुष्मान कार्ड बोल दिया। हम दूसरे स्टेटों में राशन कार्ड खोले, हमने यहाँ भी राशन कार्ड खोलने के लिए बोल दिया हमने। वहाँ भी हमने छात्रों को 15,000 रुपये दे रहे हैं, यहाँ भी हमने कोई नई चीज़ थोड़ी करी है। हम तो जो ऑलरेडी हमारी जो स्टेटों में चल रही है योजनाएं, उन योजनाओं को हमने दिल्ली में लागू करने के लिए कहा है। इसके अलावा सर रमेश पिधूड़ी जो हैं कालका जी से जिनको मिला है टिकट, उनके जिस तरीके के जो बयान आए हैं पिछले दिनों खासकर महिलाओं को लेकर के, तो आपको क्या लगता है ऐसे जो बयान हैं वो पार्टी की छवि खराब करते हैं, या फिर आप पार्टी कैसा इनके लिए एक्शन लेती है, क्या कहते हैं? वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उसमें हम टिप्पणी नहीं कर सकते, पर पार्टी की लाइन सीधी क्लियर है। हमारे मोदी जी महिलाओं का सम्मान करते हैं, और आपने देखा होगा जब से हमारी सरकार आई है 2014 के बाद से स्वच्छ भारत के मिशन के तहत हमने 13 करोड़ से ज़्यादा घरों में शौचालय बनाए महिलाओं के सम्मान के लिए। जो महिलाएं शौच करने रात को अंधेरे में बाहर खुले में जाती थी, उनको सम्मान देने के लिए उनके घर में शौचालय की व्यवस्था करी। जो बहनें लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाती थी, उनको 13 करोड़ से ज़्यादा उज्ज्वला गैस योजना के तहत उनको सिलेंडर दिए। महिलाओं का सम्मान करना हम जानते हैं, और हम काम भी करते हैं, बोलने से बात नहीं बनती, हम काम भी करते हैं। मेरा लास्ट आपसे यही जानना है सर कि जिस पार्टी को 62 सीटें मिली हों उसे लोग आपदा पार्टी कहते हैं,
तो आपको नहीं लगता ये जनमत का अपमान है? क्यों आप बताइए कैसे आपदा कैसे नहीं है दिल्ली में, जहाँ नल में साफ पानी आता ना हो, जहाँ घरों के बाहर टॉयलेट सीवर बहते हो, टॉयलेट बहती हो, जहाँ प्रदूषण AQI 500 के पार हो, सांस लेने में दुबर हो, जहाँ सड़कें सारी टूट रखी हो, जहाँ यमुना माँ आज भी मैली की मैली हो, जहाँ दिल्ली में दंगे होते हों, जाफराबाद के दंगे केजरीवाल की पार्टी के ताहिर हुसैन ने कराए, इतनी सारी चीज़ें जब दिल्ली में जो हो रही हैं, जहाँ शराब की दलाली हो, एक बोतल के साथ 3 बोतल मिले, और जहाँ घरों के सुहाग उजाड़ दिए शराब पिलाकर, घरों के चिराग उजाड़ दिए, तो ये आपदा नहीं है तो क्या? थोड़ी सी बारिश में जहाँ एक बच्चा एक माँ डूब के मर जाए, 3 IAS की तैयारी करने वाले बच्चे डूब के मर जाएं बेसमेंट में थोड़ी सी पानी में, तो इसे आपदा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे इसे? बिल्कुल। आपको क्या लगता है सर, अवध ओझा और अपने चौधरी जो हैं कांग्रेस की तरफ से, उन दोनों को आप कैसे देखते हैं? क्या बड़ी चुनौती हो सकते हैं या आप एक तरफा जीत को देख रहे हैं अपने हम लिए? संगठन की जो चुनौती था, जिसने जो इतना बड़ा आदमी था उप मुख्यमंत्री, जिसके चेहरे में दिल्ली में चुनाव लड़ा जा रहा था 2020 में, जब वो हारते हारते बचा 12 राउंड तक, उसको सर्दी के मौसम में उसको पानी पीने को मजबूर कर दिया हमने, तो मुझे लगता है उसके बाद तो कोई फाइट है ही नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं की बदौलत, हमारे बड़े नेताओं की बदौलत और जनता की बदौलत हमने इतनी बड़ी टक्कर दी, तो इसलिए वो छोड़ के भाग गया। जो बंदा मैदान ही छोड़ के भाग गया, जिसका व्यक्ति, तो अब जिसको लाए हैं, तो मुझे लगता नहीं कोई चैलेंज होने वाला है। तो अवध ओझा कोई चैलेंज आपके लिए नहीं है? आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हमारे लिए चैलेंज नहीं है। यूट्यूबर लोगों को सीरियस लेते नहीं है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार रविंदर सिंह नेगी जी, और उन्होंने बताया कि वो पड़पड़गंज की जनता के लिए इस बार क्या कुछ करने जा रहे हैं। हालांकि रिजल्ट क्या होगा वो तो दिल्ली की जनता 5 फरवरी को वोटिंग करने के बाद 8 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही तय होगा कौन दिल्ली का नेता बनने वाला है, कौन पड़पड़गंज से चुना जाने वाला है। तब तक आप देखते रहिए DNA हिंदी।